दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 9 मार्च। तो 9 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या भी सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो को देखने का प्रयास किया करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लिया करिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और जब इच्छा चाहे तब आप उसे दोहरा सकते हैं। तो चलिए आज यानी 9 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देखते हैं। अब देखिए, आज की जो पहली खबर है वह है कि देश की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रश्न पढ़िए तो जहां पहला शब्द लिखा रहे उस बात को जरूर केयर किया करिए और ये मान के चलिए कि हमारी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है ना, क्योंकि अगर देश में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, पहली बार कुछ होता है, तो जो आयोग हैं, जो परीक्षा संस्थाएं हैं, वो इसको केयर करती हैं और ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान में लाती हैं और आपसे उम्मीद रखती हैं कि आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए, जो देश की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए है अंजू राठी राणा को, ऑप्शन बी है इंदु मल्होत्रा को, ऑप्शन सी है इंदिरा बनर्जी को और ऑप्शन डी है अन्ना चांडी को। तो बताइए कि देश की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, यह एक अप्रतिम क्षण है और देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अंजू राठी राणा जो है यह भारतीय विधि सेवा की अधिकारी रही है। ठीक है, किसकी अधिकारी रही है? भारतीय विधि सेवा, या इन्हें कहते हैं इंडियन लॉ सर्विस। ठीक है, आईएलएस की अधिकारी रही हैं। और यह जो है, इसके पहले इन्होंने, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो विधि सचिव होता है, विधि सचिव का जो पद होता है उसे आधिकारिक रूप से कहते हैं सचिव, सचिव कानूनी कार्य। ठीक है, तो विधि सचिव के पद को आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं? सचिव कानूनी कार्य कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, अंजू राठी राणा जो है विधि सचिव बनने से पहले क्या थी, यह जान लेते हैं। तो अंजू राठी राणा जो है यह विधि सचिव बनने से पहले दिल्ली सरकार में क्या थी? दिल्ली सरकार में 18 वर्षों तक, दिल्ली सरकार में 18 वर्षों तक ये लोक अभियोजक के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है ना, तो दिल्ली सरकार में 18 वर्षों तक लोक अभियोजक रही हैं अंजू राठी राणा। और उसके बाद इन्होंने वर्ष 2017 में इन्हें कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो 2017 में कानून और न्याय मंत्रालय में इन्हें संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए, 2017 में ये संयुक्त सचिव बनी। ठीक है, कानून और न्याय मंत्रालय में। अब वर्तमान में जो इनकी नियुक्ति हुई है वह विधि सचिव के रूप में हुई है, जो भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अब देखिए, विधि सचिव की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, यह भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, विधि सचिव के मुख्य कार्य जान लेते हैं। ठीक है, विधि सचिव के मुख्य कार्य, यह इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। विधि सचिव का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है भारत सरकार को कानूनी और संवैधानिक मामलों पर, भारत सरकार को कानूनी और संवैधानिक मामलों पर परामर्श देना। ठीक है, विधि सचिव का कार्य क्या होता है? भारत सरकार को कानूनी और संवैधानिक मामलों पर परामर्श देना। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि किसके स्थान पे इनकी नियुक्ति हुई है। तो इसके पहले विधि सचिव कौन थे? नितिन चंद्रा थे। इनका नाम याद रखिएगा। नितिन चंद्रा के स्थान पर
अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने नितिन चंद्रा का स्थान लिया है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि देश की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल करते हैं अपनी जो वीडियो है डेली करंट अफेयर्स की, लेकिन उसमें भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आगामी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह आरओआर की परीक्षा हो और चाहे जो है यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान बताना है। ऑप्शन ए है दूसरा स्थान, ऑप्शन बी है 9वां स्थान, ऑप्शन सी है 14वां स्थान और ऑप्शन डी है 6वां स्थान। तो आपको बताना है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है वह है 14वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान है 14वां, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज जान लेते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब इसको कथन कारण में पूछेगा, केवल एक सही है केवल दो सही है, तो यह भी पूछेगा कि कौन सी संस्था इसे जारी करती है। तो देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें वर्ष 2025 का जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत का स्थान है 14वां। ठीक है, अब देखिए दो स्थान और याद रखना है आपको। पहले स्थान पे कौन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, पहले स्थान पर है बुर्किना फासो। ठीक है, पहले स्थान पे है बुर्किना फासो, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पे है अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इधर आने के लिए बहुत ग्रोथ किया है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है वर्ष 2023 में जो पाकिस्तान का स्थान था वो चौथा स्थान था। ठीक है, वर्ष 2023 में चौथे स्थान पे था पाकिस्तान, लेकिन वर्ष 2025 में 2 स्थान की छलांग इसने आतंकवाद की तरफ लगा दी और पाकिस्तान दूसरे स्थान पे आ गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले स्थान पे बुर्किना फासो है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है और 14वें स्थान पे है भारत। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है यह जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी करता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कंप्यूटिंग का नोबेल कहा जाने वाला एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 इसके लिए किसे चुना गया है। तो सबसे पहला इसी में एक प्रश्न उत्तर देख लीजिए कि कंप्यूटिंग का नोबेल किसे कहा जाता है, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एएम ट्यूरिंग पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और जो हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं उनके लिए आईसीटी का एक बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो उनके सिलेबस में है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एएम ट्यूरिंग पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न पे कि कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो ऑप्शन ए है एंड्रयू जी बार्टो को, ऑप्शन बी है रिचर्ड एस सटन को और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों को, ऑप्शन डी है न तो ए और न ही बी को। तो देखिए कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एएम ट्यूरिंग पुरस्कार यह दोनों को दिया गया है, एंड्रयू जी बार्टो को और रिचर्ड एस सटन को। तो यानी सी ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों को। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा एएम ट्यूरिंग पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि एलन ट्यूरिंग या एएम ट्यूरिंग के बारे में देखते हैं। एएम ट्यूरिंग का जो फुल फॉर्म है वो है एलन मैथिसन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन मैथिसन, एक मिनट इसको स्पष्ट से लिख देता हूं, एलन मैथिसन ट्यूरिंग। ठीक है, आप जानते हैं इनके बारे में, इन्हें कंप्यूटर साइंस का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस का जनक। ठीक है,
इन्हें एलन मैथिसन है, ये मैथिसन ट्यूरिंग, इन्हें कंप्यूटर साइंस का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने ही एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, और यही ट्यूरिंग मशीन जो है आधुनिक कंप्यूटर की नींव साबित हुआ। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की नींव कौन था? यही ट्यूरिंग मशीन थी। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की नींव बना ट्यूरिंग मशीन, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और है एलन ट्यूरिंग के बारे में, बहुत जैसे एक तो इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया, और बाद में इन्होंने एक एनिग्मा कोड ब्रेकिंग किया था जो सोवियत रूस के युद्ध के दौरान किया था। खैर उन सब चीजों की तरफ नहीं जाना है। ट्यूरिंग के बारे में एक और बहुत विशेष बात थी, ट्यूरिंग ने एक चीज और दिया था जिसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट दिया था, और ट्यूरिंग टेस्ट में इन्होंने बताया था कि जो एआई का प्रारंभिक विचार मिलता है वो इसी ट्यूरिंग टेस्ट में मिलता है। क्या मिलता है? एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखते हैं वह ट्यूरिंग टेस्ट में मिलता है, और एआई का प्रारंभिक विचार ट्यूरिंग टेस्ट में मिलता है। ठीक है, प्रारंभिक विचार। वर्ष 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था, और इसमें इन्होंने एक बात कही थी कि क्या कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है। ठीक है, यही एक स्टेटमेंट इनका है, क्या कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह सोच सकती है, यह उन्होंने 1950 में कहा था। ठीक है, तो 1950 का उनका जो स्टेटमेंट था, यही आज के एआई का जो प्रारंभिक विचार है, यही माना जाता है कि ट्यूरिंग टेस्ट के द्वारा ही उसी समय एआई की नींव पड़ गई थी। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन का निर्माण जो आधुनिक कंप्यूटर की नींव बना, यह एलन ट्यूरिंग ने दिया था। इन्हें कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। अब देखिए ट्यूरिंग पुरस्कार की जो स्थापना हुई, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार की स्थापना, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1966 में की गई थी। ठीक है, तो एएम ट्यूरिंग पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी, और यह हर साल ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिनका काम जो है कंप्यूटर विज्ञान के लिए असाधारण महत्व का रखता है। ठीक है, तो किसे दिया जाता है? कंप्यूटर विज्ञान के लिए असाधारण कार्य करने वालों के लिए। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में असाधारण काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, असाधारण काम करने वाले को। ठीक है, तो यह ट्यूरिंग पुरस्कार है। ठीक है, याद रखिएगा ट्यूरिंग पुरस्कार को क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग का नोबेल कहते हैं। इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दिया, क्योंकि हायर एजुकेशन में या सिलेबस में भी है, और अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आपको अपडेट करा दिया कि कंप्यूटर का नोबेल क्या है और ट्यूरिंग पुरस्कार क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिए। ठीक है, अगला देखते हैं आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 24वें, ये 24वां है, 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली में आयोजित 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है भूपेंद्र यादव, और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो बताइए कि दिल्ली में आयोजित 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए यह उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने यह उद्घाटन किया है, और भूपेंद्र यादव वर्तमान में क्या है? यह है केंद्रीय, इनका पद नाम जरूर जानिए, केंद्रीय पर्यावरण वन, और परीक्षाओं में सीधे पद नाम पूछा जाता है, और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, और इन्होंने नई दिल्ली में सतत विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? आयोजक कौन है इस सम्मेलन का? सतत विकास सम्मेलन का आयोजक कौन है? तो यह है टेरी। ठीक है, इस संस्था का नाम आपने सुना होगा, टेरी इसका आयोजक है। टेरी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेस, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। ठीक है,
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यह है टेरी का फुल फॉर्म। और जो सतत विकास सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, उसका आयोजक है टेरी। इस बात को याद रखिएगा। अब एक प्रश्न और यहां से बन सकता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, यहां से एक प्रश्न यह बन सकता है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया। एक सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया। अब उसका आंसर देखिए, आपके प्रश्न में है दिल्ली में, ठीक है ना। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। एक प्रश्न यह हो गया। दूसरा प्रश्न है, इसका उद्घाटन किसने किया, तो भूपेंद्र यादव ने किया, और वह केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तीसरा प्रश्न इसमें है कि जो सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, उसका आयोजक कौन था, तो उसका आयोजक था टेरी। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, ठीक है। किसी भी परीक्षा में, जो आगामी परीक्षा है, सब में यह पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है कि नहीं, एक चीज और है। देखिए, सतत विकास सम्मेलन में एक चीज रह जा रही है कि इसकी थीम क्या है। इस सम्मेलन का आयोजन तो टेरी ने किया, लेकिन इसकी थीम के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी थीम भी पूछ लेता है। इसका थीम है सतत विकास और सतत विकास और जलवायु समाधान में, जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, तेजी लाने के लिए साझेदारी, साझेदारी, ठीक है। तो यह थीम है, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। यह जो है सतत विकास सम्मेलन, जो 24वां सतत विकास सम्मेलन है, यह भी याद रखिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल आयोग बहुत बदमाशी करता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 24वें सतत विकास सम्मेलन की जो थीम थी वो थी सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है, वह हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया है। तो ऑप्शन ए है 5 मार्च, ऑप्शन बी है 13 फरवरी, ऑप्शन सी है 28 फरवरी और ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो बताइए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। और देखिए, दुनिया भर में जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत है, इसकी अगर इसकी पूरी कहानी को बताएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1908 से मानी जाती है, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र ने, यानी यूएन ने इसे वर्ष 1975 में आधिकारिक रूप से मान्यता दी और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की मान्यता दे दी, ठीक है ना। अब इस बार जो वर्ष 1925 का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम के बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 2025 की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है। तो इसकी थीम है एक्सिलरेट एक्शन, एक्सिलरेट एक्शन, ठीक है, फॉर ऑल वुमेन एंड एक्सिलरेट एक्शन। आप इतना भी याद रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इतना ही पूछा जा सकता है कि इस वर्ष जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी वो क्या थी, एक्सिलरेट एक्शन थी, ठीक है। या इसे आप यह भी कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, एंड फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, एंड फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी, राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये हो गया थीम। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या थी, एक्सेलरेट एक्शन एंड फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ठीक है ना। अगर इसे हिंदी में एक लाइन में कहें तो सभी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों, समानता, सशक्तिकरण के लिए कार्रवाई में तेजी लाना। देखिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सभी महिलाओं, सभी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों, समानता, सशक्तिकरण के लिए कार्रवाई में तेजी लाना।
ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यह थीम थी इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की। ठीक है ना। चलिए अब अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि बारबाडोस ने किसे अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। तो देखिए बारबाडोस का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वह है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। इससे किसे सम्मानित किया है बारबाडोस ने? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है पवित्रा मार्गेरिटा और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए कि ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया है बारबाडोस ने? तो देखिए बारबाडोस ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, यानी ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए बारबाडोस द्वारा दिए गए इस सम्मान को लेने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से पवित्रा मार्गेरिटा, ठीक है, इनका ये क्या है, ये है विदेश राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गेरिटा। ठीक है ना। तो विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से इसे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे स्वीकार किया। ठीक है ना। अब देखिए ये विदेश राज्य मंत्री भारत की ही है, ठीक है, याद रखिएगा। पवित्रा मार्गेरिटा ये विदेश राज्य मंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन्होंने बारबाडोस में यह पुरस्कार ग्रहण किया। और बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन में स्थित, देखिए बारबाडोस की राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन, ठीक है, वहां स्थित गवर्नमेंट हाउस में यह पुरस्कार दिया गया। और इस अवसर पर बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है? बारबाडोस के प्रधानमंत्री, बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है उनको जान लेते हैं। बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं मिया अमोर मोटले, मिया अमोर मोटले, ठीक है, मिया अमोर मोटले हैं ये बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। और वहां के राष्ट्रपति हैं डैम सैंड्रा मेसन। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं डैम सैंड्रा मेसन। ठीक है। तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमीर मोटले और राष्ट्रपति डैम सैंड्रा मेसन ये दोनों उपस्थित थे इस सम्मान समारोह में। ठीक है। तो याद रखिएगा। एक चीज और है, बारबाडोस कहाँ स्थित है? बारबाडोस अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। बारबाडोस कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। बारबाडोस अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है। ठीक है, एक द्वीपीय देश है, यह भी याद रखिएगा। और भारत से संबंध कैसे हैं आप इस पुरस्कार से भी जान सकते हैं। ठीक है। तो बारबाडोस का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है। अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले अमीर लोगों की संख्या में कब तक 9.4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है? ठीक है। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, फिर से दोहरा देते हैं कि नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट, द वेल्थ रिपोर्ट किसने जारी किया है? नाइट फ्रैंक ने। इसके अनुसार भारत में 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले अमीर लोगों की संख्या में कब तक 9.4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है? तो वर्ष दिया है, ऑप्शन ए है 2026, ऑप्शन बी है 2027, ऑप्शन सी है 2028 और ऑप्शन डी है 2029। तो बताइए कि भारत में 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति वाले अमीर लोगों की संख्या में कब तक 9.4% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी? तो देखिए यह वर्ष है वर्ष 2028 तक। ठीक है, वर्ष 2028 तक भारत में 10 मिलियन से अधिक संपत्ति वाले अमीर लोगों की संख्या में 9.4% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ठीक है ना। अब एक बात और देखिए कि वर्ष 2024 तक क्या हुआ, 10 मिलियन डॉलर से अधिक कमाने वाले की जो संख्या थी भारतीयों की, 10 मिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों का जो परसेंटेज था वो टोटल आबादी का 6% था। और यह वर्ष 2028 तक बढ़ के कितना हो जाएगा? 9.4%। ऐसा अनुमान जो है नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में लगाया गया है। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और देखिए सबसे ज्यादा अमीर लोग किस देश में है? तो अमीरों की संख्या के मामले में नंबर 1 पे कौन है? वह है अमेरिका। ठीक है, अमीरों की संख्या के मामले में। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है जापान। ठीक है, और भारत जो है इस मामले में चौथे स्थान पे है। ठीक है, यह भी बात याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखिएगा, भारत में दुनिया के कुल अमीर लोगों की
3.7% आबादी रहती है। ठीक है, भारत में दुनिया के कुल अमीर लोगों की 3.7% आबादी रहती है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया के सभी अमीरों में 3.7% अमीर भारत में रहते हैं, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं, अब देखिए इसमें वर्ष 2028 है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 8वां प्रश्न है। हाल ही में फ्रेड स्टोल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? आपको बताना है कि फ्रेड स्टोल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए है फुटबॉलर थे, ऑप्शन बी है टेनिस प्लेयर थे, ऑप्शन सी है एथलीट थे और ऑप्शन डी है क्रिकेटर थे। तो बताइए फ्रेड स्टोल जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया वह कौन थे? तो फ्रेड स्टोल एक टेनिस प्लेयर थे, और ये कहाँ के टेनिस प्लेयर थे? यह थे ऑस्ट्रेलियाई टेनिस प्लेयर थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर थे फ्रेड स्टोल, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, फ्रेड स्टोल जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इन्होंने 1965 में फ्रेंच ओपन जीता था। कब जीता था? 1965 में यह फ्रेंच ओपन विजेता थे। ठीक है ना, फ्रेंच ओपन विजेता थे 1965 में। ठीक है, फ्रेड स्टोल, और उसके बाद इन्होंने 10 से अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, यह भी याद रखिएगा। तो यह ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टेनिस प्लेयर थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे 9 मार्च के, मतलब आज यानी 9 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।